आरएसएस बीजेपी जितनी ताकतवर आज है ना, इसकी आधी भी ताकतवर होती तो हम दावे के साथ कह सकते हैं इस देश का विभाजन नहीं हो सकता था। ये बड़ी बात कहने का प्रयास करते जो आप ताकत बताते हैं उसकी 1/4 भी होती, ठीक है, तो नहीं हो सकता था। मोदी जैसा लीडर होता तो विभाजन नहीं हो सकता। ओके, जवाब। ओके, मोदी जैसा लीडर होता तो विभाजन नहीं होता। देखिए अमित जी, मोदी जी जैसा लीडर होता ना तो ये देश आजादी नहीं होता। ये मेरा स्टेटमेंट है। पिक्चर चालू करो बे। अतुल लौंदे पाटिल साहब, मैं आपके नेताओं को सुन रहा था। वो नेता कहते हैं कि संघ और भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरा विभाजन कराया, लेकिन विभाजन में तो कांग्रेस इन्वॉल्व थी। विभाजन के कागजों पे साइन तो कांग्रेस के नेताओं ने किए, जिस कांग्रेस के आप अपने आप को वंशज कहते हैं। मेरा हम्बल प्रश्न ये है, क्या विभाजन विभीषिका को आप मानते हैं या नहीं मानते, इस विभाजन के दंश को? मैं अपेक्षा करता हूं जिस तरह से सुधांशु जी को आपने बिल्कुल शांति सर, से सुना, बिल्कुल बीच सर, में आप आप 1.5 मिनट बोलोगे नहीं, बोलिए, क्योंकि इतिहास बड़ा है और सुधांशु जी हाँ पहला आपका जो डायलॉग चल रहा था शुरुआत जहां से की, तो मुझे वहां पर दिख रहे थे अंग्रेज, मुझे वहां पर दिख रहे थे मेरे स्मृति पटल पे आ रहे थे जिन्ना, मेरे स्मृति पटल पर आ रहे थे आरएसएस, मेरे स्मृति पटल पर आ रहे थे सावरकर। ये सबने मिलकर इस देश का जो विभाजन करा है वो सारा इतिहास में सब सामने खड़ा है। किसने 1936 में सबसे पहले 2 नेशन थ्योरी रखी अहमदाबाद के अधिवेशन में हिंदू महासभा के? सावरकर ने रखी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1942 के आंदोलन को गुंडों का आंदोलन कहा था और ब्रिटिश गवर्नर से मांगी थी, जरूर परमिशन मांगी थी कि इसको हम तोड़कर निकालेंगे। मुस्लिम लीग के साथ बैठने वाले हिंदू महासभा श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। 3 प्रांतों में इन्होंने सरकार बनाई थी, जबकि कांग्रेस इसके खिलाफ था, क्योंकि धर्म के नाम पर कोई राजनीति हो कांग्रेस कभी मानता नहीं था। 3 प्रांत, बंगाल था, सिंध था, पंजाब था, तीनों जगह इन्होंने सरकारें बनाई थी। इन्होंने जब से 1916 की बात की, 1909 में सबसे पहले मुरलेमिंटो एक्ट जब आया था, तो 1906 में सुलीवन उनके सेक्रेटरी ने सर अहमद खान को बुलाया था और मुस्लिम लीग के लिए हम कुछ कंसेशंस ला रहे हैं तो आप स्थापना कीजिए। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी और 1909 में मुरलेमिंटो पैक्ट आया। पहली बार, सुनिए बीच में बोलिए मत, जिन्ना और एनी बेजेंट, इन तीनों ने मिलकर जो काम किया था, जो दिया था, उसे महात्मा गांधी जी ने निकाल दिया। पृथक जो आरक्षण है वो कभी भी कांग्रेस ने मान्य नहीं किया, कभी नहीं किया। अब रही बात, किसने लिखा था बंच ऑफ थॉट में कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना नहीं है, हमें इस देश के मुसलमानों को खत्म करना है, मुसलमान नहीं चाहिए इस देश में। ये गोलवलकर ने लिखा था बंच ऑफ थॉट में, ये उनका कहावत था। अरे देवा, किसने? सावरकर जी ने आईएनए के खिलाफ, इंडियन नेशनल आर्मी के खिलाफ और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आर्मी के खिलाफ 2 मिनट भर्ती कराई थी, सावरकर जी ने कराई थी। और आज भी हमारा सुनो, आज भी हमारी जब प्रार्थना होती है, आज भी हम झंडा गीत गाते हैं, उसके पहले सबसे कौमी एकता के नाम पर वंदे मातरम कहते हैं। सवाल पूछ रहा हूं, उसका 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा। आपने बोला था मुझे निर्विवाद बोलने का मौका मिले, मैंने 2 मिनट 30 सेकंड आपको दिए। मैं आपको और 30 सेकंड दे रहा हूं। मेरा प्रश्न यह है, क्या आप मानते हैं कि विभाजन के लिए बीजेपी और आरएसएस जिम्मेदार है? ये जिम्मेदारी से आप ये बात बोल रहे हैं? क्या बीजेपी और आरएसएस विभाजन के लिए, पार्टीशन के लिए जिम्मेदार है? मैं तो सबूतों के साथ रखा ना। जिस पेन से शाइन हुई थी ना, उसमें स्याही जो थी ना, वो हिंदू मुसलमान की नफरत की, खून की स्याही इन लोगों ने भरी थी। क्या बात कर रहे हैं? और इसीलिए इस देश का विभाजन हुआ। और जिस गांधी ने कहा था कि इस देश का विभाजन मेरे लाश पर होगा, उसको 3 गोली मारी। और जिस जिन्ना की वजह से, जिस ब्रिटिश लोगों की वजह से विभाजन हुआ, उसको कंकड़ तक फेंक के नहीं मारा इन लोगों ने। ये वोट लगाते थे। भारत के प्रमुख मिस्टर लौंदे पाटिल, यू गॉट योर टाइम सर। नाउ सुधांशु त्रिवेदी, ये लगाते थे। ओके, 50 सेकंड सुधांशु त्रिवेदी, मेक योर पॉइंट। ओके, टाइम लिमिट का प्लीज ख्याल रखिए। मैं दोनों मेहमानों से अपने बोल रहा हूं। सुधांशु जी, झूठ नहीं, मैं कह रहा हूं, देखिए इनको सरासर झूठ नहीं बोलना चाहिए। अतुल पाटिल साहब, आपने कहा गांधी जी ने कभी स्वीकार ही नहीं किया सेपरेट इलेक्ट्रेट। क्या बात करते हैं? 37 में उसी सेपरेट इलेक्ट्रेट के तहत इलेक्शन हुए। और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, मोहम्मद अली जिन्ना 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, अरे गांधी ने एक्सेप्ट किया। यार क्या बात करते हो? तो झूठ बोलना शुरू कर दिया, कभी एक्सेप्ट नहीं किया। और मैं फैक्ट के साथ बोल रहा हूं, 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मोहम्मद अली जिन्ना, अरे क्या झूठ बोल रहे हैं भाई? मैं कोट कर रहा हूं पूरी बात, आपके में नहीं बोला था। शांति से बैठिए। झूठ बोलने के बाद चीखने की कोशिश मत करिए। वो तो गांधी वन मैन, अब मैं बोल रहा हूं, दर्शक तय करेंगे कौन बोल रहा है। हिंदू मुस्लिम दंगा करने वाले, और आप बोलिए सुधांशु जी, देखिए मैंने फिर बोला है, ये बहुत बड़ी चर्चा है, हिस्टोरिकल डिबेट है, दिस शुड गो डाउन वेल। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपका टाइम है, मेक योर पॉइंट। 50 सेकंड। 1888 से मैंने कोट किया और ये 1916। मैं बता रहा हूं, मोहम्मद अली जिन्ना 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहां से चुन के गए? अतुल लौंडे पाटिल जी, कान खोल के सुनिए, वो ढाका से, चिटगांव से नहीं गए, लाहौर, कराची, रावलपिंडी से नहीं गए, मुंबई से चुन के गया।
मुंबई की बाइकुला सीट से चुन के गया, जो उसी मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत थी। झूठ बोलने की इंतहा होती है भाई, आके सरेआम झूठ बोल के चले जाएंगे और उसके बाद कहेंगे ऐसा नहीं वैसा। दूसरी बात, मौलाना आजाद की किताब कोट कर रहा हूं, इंडिया मीन्स फ्रीडम, जिसके उन्होंने आखिरी के 40 पेज कहते मेरी मौत के 30 साल बाद जारी किए जाए। उन्हें क्या पता होगा उनकी मौत के 30 साल बाद भी राजीव गांधी होंगे। उस पर उन्होंने सीधा सीधा लिखा, कांग्रेस कार्य समिति में कांग्रेस में नेहरू जी और पटेल जी को उन्होंने आरोप लगाया कि इन लोगों ने तैयार किया। चौथी बात कान खोल के सुनो, लियोनार्ड मोस्ले को 1960 में नेहरू जी ने इंटरव्यू में देते हुए कहा कि हम लोगों ने विभाजन इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि हम थक गए थे, हमारा नेतृत्व तो बूढ़ा हो रहा था। अगर हम अखंड भारत के लिए संघर्ष करते तो जेल जाने की स्थिति आती, हम जेल नहीं जाना चाहते थे। लियोनार्ड मोस्ले को दिए गए अपने इंटरव्यू में 1960 में द लास्ट डेज ऑफ ब्रिटिश राज, पेज नंबर 260 जाके देख लीजिएगा। यार ऐसे मत बोला करिए भाई, मैंने 1888 से आज तक कितने रेफरेंसेस कोट किए। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। लेकिन अतुल पाटिल जी, अब आपका टाइम है, योर रिप्लाई 1 मिनट, बोलिए। अभी ऐसा है कि 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन आने के बाद उन्होंने ए बी सी में जो है देश का डिवीजन किया था और परफेक्टली उन्होंने जो जहां मुस्लिम बहुल प्रदेश है वहां पर पाकिस्तान का निर्माण कैसे होगा ये करने की कोशिश की। नेहरू जी उसके बिल्कुल खिलाफ थे, कांग्रेस उसके खिलाफ थी। सबसे पहले सपोर्ट करने वाले तो यही लोग थे। ये क्या सुन रहा हूं मैं? ये लोगों ने स्वाधीनता संग्राम के इसमें कभी सहभाग नहीं दिया। 15 साल नेहरू जी जेल में रहे और 15 साल गांधी जी रहे, 10 साल तक नेहरू जी जेल में रहे और ये उनको जेल का डर दिखाते हैं, जेल नहीं रहते। 16 अगस्त 1948 को डायरेक्ट एक्शन डे जिन्ना ने डिक्लेयर किया था। उसके खिलाफ आर्मी कम होते हुए 2,70,000 हमारे पास थी, 2,40,000 पाकिस्तान के पास गई थी। उसके बाद अकेले गांधी जी इकलौते नवाखाली में इस दंगल को खत्म कर रहे थे। जब माउंटबेटन को कहना पड़ा कि ये वन मैन आर्मी है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने दंगल भड़काने का काम किया। इन्होंने इस देश के विभाजन को इसलिए मान्य किया क्योंकि इनके किताबों में लिखा है इस देश के 3 दुश्मन। इनका प्रीफेस है बंच ऑफ थॉट का, वो ये कहता है कि इस देश के 3 दुश्मन है। पहला दुश्मन है मुस्लिम, दूसरा दुश्मन है क्रिश्चियन और तीसरा दुश्मन जो है वो कम्युनिस्ट है। तो इन्होंने नफरत की राजनीति ही बोई है। मेरे इस सवाल का जवाब सुधांशु जी दे कि जिस गांधी ने कहा इस देश का विभाजन मेरे लाश पर होगा, उसको 3 गोली मारी और जिस जिन्ना की वजह से हुआ उसको क्यों नहीं मारी? दूसरा सवाल यह है, अतुल पाटिल का 2025 तक भी नफरत की राजनीति चल रही है। सिंगापुर के रेडियो से यह क्यों कहा कि जिन्ना और सावरकर आप इस देश के साथ जो गलत कर रहे हो, हिंदू मुसलमान की राजनीति करके नफरत फैला रहे हो, आपको इतिहास माफ नहीं करेगा? ये सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर रेडियो से कहा था, ये नहीं कहा था कि ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके, जली ना, तेरी भी जली ना। सुधांशु जी वो कह रहे हैं कि नफरत की राजनीति को आप आज भी बढ़ा रहे हैं, 1947 से 2025 तक नफरत की गंदी राजनीति। मैं दर्शकों से कहता हूं, न मेरी बात पे भरोसा करिए, ना अतुल पाटिल जी की बात पे। क्यों नहीं? व्यक्तिगत होने की कोई आवश्यकता नहीं है किसी भी मामले पर, दर्शक अपने आप तय करेंगे। ये खुद बोले 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे कभी व्यक्तिगत नहीं होता। किसने करवाया? नहीं, ठीक है, वही मैं कह रहा हूं अतुल जी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। जैसे आपने 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन का लोकमान्य तिलक उसके अध्यक्ष नहीं थे, अंबिका चरण मजूमदार ने उसकी अध्यक्षता की थी। हाँ, 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग पारित हुई, उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी ने की थी, सरदार ये तिलक ने नहीं की थी। तिलक का वो अंतिम कांग्रेस अधिवेशन था। अब मैं बताना चाहता हूं 16 अगस्त 1946, अब सुनिएगा गौर से, रमजान के महीना था और 17वां रोजा। जिन्ना, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक की साइन है उसके ऊपर। अब फिर भी मैं दिखा दूं ओरिजिनल कॉपी। नहीं, एक तो मैं तो कह रहा हूं उनका सुधांशु त्रिवेदी आज के परिप्रेक्ष्य में भी आइएगा। फिर आप देखिए, अभी आपने 47 से 2025 आ गए आप साहब। अब मैं पूरी बात कर, अब सुनिए, तो मैंने तो 1888 से 2025 बता दिया भाई। पाकिस्तान ऑफिशियली कहता है कि पाकिस्तान बनाने की नींव सर सैयद अहमद ने रखी और कायदे आजम ने उसके आधार के ऊपर बनाया। पाकिस्तान तो कहता 712 में बना और ये कहते हैं 1936 में। मतलब अजब बात है भाई। पाकिस्तान अपनी ऑफिशियल हिस्ट्री में लिखता है कि मोहम्मद बिन कासिम के अटैक के साथ 712 में पाकिस्तान की नींव पड़ी और ये आके अपना कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। गौरी गजनी बाबर अपनी मिसाइलों के नाम रखता है और ये कहते हैं कि साहब हिंदू महासभा ने कराया। अब मैं बताना चाहता हूं 16 अगस्त 1946 जो डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, उस समय बंगाल का चीफ मिनिस्टर कौन था? जिसके साए हुकूमत में कत्लेआम हुआ, शाहिद हुसैन सोहरावर्दी। और उसके 16 दिन बाद 2 सितंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट मिशन प्लान के तहत वेबल के द्वारा शपथ लेते हैं।
यूनियन जैक झंडे के नीचे ट्वीन की निष्ठा की शपथ लेते हैं और फिर मुस्लिम लीग से कहते हैं हमारे साथ शामिल हो जाओ। अब सुनिए, वही सोहरावर्दी जिसने कत्लेआम कराया वो पाकिस्तान नहीं जाता है, उसके ऊपर इनकम टैक्स का नोटिस था। तो नेहरू क्या करते हैं, ये भारत सरकार को इन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री को लिख के भेजा कि इनके खिलाफ कार्रवाई करने से गलत मैसेज जाएगा इनकम टैक्स के नोटिस से, और ये भारत में ही रहेगा। और वो 2 साल में अपने सारे इनकम टैक्स के केसेस सेटल करके भाग गया और 5 साल बाद पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना। और वही सोहरावर्दी जिसके साथ जाकर नोआखली में महात्मा गांधी मिले। इसलिए मेरे भाई फिर दर्शकों से कहता हूं, एक एक फैक्ट वेरीफाई करिएगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अलग बात है, मैं ये भी कहूंगा सोशल ओके, विवेक भी कुछ कहना चाहते हैं, अतुल पाटिल भी कुछ कहना चाहते हैं। सुधांशु आपने भी 1 मिनट 50 सेकंड अपनी बात को रखा। विवेक कुछ कहना चाहते हैं। ओके नहीं ओके, अतुल 1 सेकंड, विवेक होल्ड ऑन, अतुल पाटिल 40 सेकंड, नहीं गलत, सिर्फ 40 सेकंड, नहीं गलत इतिहास बता दिया सुधांशु जी ने। 40 सेकंड, सिर्फ 40 सेकंड। हाँ बोलिए, ज्यादा अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, अतुल जी बोलिए। 40 सेकंड। सबसे पहली बात, सुरावर्दी के साथ सरकार स्थापन करने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे 1942। अरे बोलना बुढ़े, बोलती क्यों बंद हो गई? 1940 में अलग पाकिस्तान का लीग ने अधिवेशन पारित किया था, उन्होंने रिजोल्यूशन नहीं, किया था, नहीं, ऐसा नहीं 14 था। मांगे रखी थी, उसके बावजूद ये बैठे थे। दूसरी बात जब सरकार बनी उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी उन्होंने मंत्री बनाया था और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी मंत्री बनाया था। 1946 में पूरी स्वाधीनता, पूरा ट्रांसफर ऑफ पावर होने का था, जो 15 अगस्त को हुआ। 15 अगस्त में तिरंगे झंडे के नीचे हुआ और उसमें भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री थे। अम्बेडकर जी को तो हरवाया ही कांग्रेस ने था, किया गया था, इसलिए लीग ने गवर्नमेंट ज्वाइन नहीं किया था। अम्बेडकर जी को तो हरवाया ही कांग्रेस ने था। मिशन और वेवेल प्लान ये भी इतिहास दोनों है। एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए मुस्लिम लीग सरकार में शामिल नहीं हुई। ओके, संगीत मुस्लिम प्रोफेसर लीग सरकार शामिल में नहीं हुई थी। ओके, 50 क्यों? सेकंड क्योंकि हमने पार्टीशन एक्सेप्ट नहीं किया था। ओके, मुझे ऑडियो साउंड देख, देना वो दुख पड़ेगा। तो याद है। क्यों नहीं किया आपकी लेकिन सरकार? नाक रगड़ कर को किसको माफी मांगनी होगी ना, सुनो ना, अगर नाक रगड़ कर किसी को माफी मांगनी होगी ना, तो इस देश में आरएसएस, हिंदू महासभा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मानने वाले जो लोग हैं ना, उन्होंने इस होलोकॉस्ट के लिए, इस त्रासदी के लिए और देश के विभाजन के लिए नाक रगड़ कर माफी मांगनी चाहिए। हम उस पटेल के विचारधाराओं के हैं, जिस पटेल ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र एक पागलपन है, और उनका भाषण अभी भी मेरे पास है, जिन्होंने आरएसएस के ऊपर बैन किया था, आरएसएस को डाला था। और मेरे पास ये भी सब तथ्य है कि जिन्ना के परिवार से भाजपा ने जो है चंदा लेती रही, पॉलिटिकल चंदा, जिन्ना के परिवार से, जिन्ना की पुत्री यहीं पर थी, उनके परिवार से 80-85 तक ये लोग चंदा लेते रहे। तो ये हमको न सिखाए, जिनके एक व्यक्ति भी स्वाधीनता संग्राम में जेल में नहीं गया। सुधांशु चतुर्वेदी 40 सेकंड। मैंने क्रमवार तुष्टीकरण वाली बात कही थी, और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी लिखी थी और बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं के खुद के किताबों में। और मैंने अभी तक इससे पूर्व जितना भी बोला है वो सारे किताबें कोट करके बोला है, कोई भी ऐसी बात हवा में नहीं बोली। और मैं सिर्फ लास्ट में यह कहना चाहूंगा कि हमारे जो मित्र कहने का प्रयास कर रहे हैं, एक बात के लिए आश्वस्त रहिए, जो ये अगर आरएसएस बीजेपी जितनी ताकतवर आज है ना, इसकी आधी भी ताकतवर होती तो हम दावे के साथ कह सकते इस देश का विभाजन नहीं हो सकता था। ये बड़ी बात कहने का प्रयास करते, जो आप ताकत बताते हैं उसकी 1/4 भी होती, ठीक है, तो नहीं हो सकता था। मोदी जैसा लीडर होता तो विभाजन नहीं हो सकता। ओके, जवाब। ओके, मोदी जैसा लीडर होता तो विभाजन नहीं होता। देखिए अमित जी, मोदी जी जैसा लीडर होता ना तो ये देश आजादी नहीं होता। मजा आया।